नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई गुड न्यूज की, जिसने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनावी साल में एक बड़ा बूस्टर दे दिया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार तीसरी बार जीत के लिए उतरे पीएम मोदी अब इस आंकड़े के जरिए विपक्ष के सवालों को तगड़ा जवाब भी दे सकते हैं। पिछले कुछ समय से विपक्षी नेता देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा रही थी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जोरदार ग्रोथ ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे दी है। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां नौकरियां भी ढेर सारी मिलती हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि बेरोजगारी, जो हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा, अब रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी है कि दुनिया के विकसित देश, कई ऐसे देश हैं जो मंदी की गिरफ्त में आने की कगार पर हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है। मंदी के प्रमुख कारकों, चाहे वो जीडीपी हो, बेरोजगारी दर हो या फिर महंगाई दर, सभी मामलों में भारत दुनिया के विकसित देशों में बेहतर स्थिति में है और तेजी से 8.4% की ग्रोथ की रफ्तार को भी पकड़ लिया है। ऐसे में क्यों इसे पीएम मोदी की उपलब्धि ना मानी जाए, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर आई गुड न्यूज ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनावी साल में एक बड़ा बूस्टर दे दिया है। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2023 में उम्मीद से अधिक 3.8% की तेजी से आगे बढ़ा है। एक सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों ने इसमें 2.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन जो डाटा सामने आया वो इससे बेहतर रहा। भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। 8.4% की रेट से तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने बढ़ोतरी की है। तीसरी तिमाही की जीडीपी में अमेरिका से लेकर चीन तक भारत के आंकड़े से पिछड़ गए हैं। विदेश नीति में झंडा गाड़ रहे भारत की आर्थिक विकास अब दुनिया के दो विकसित देशों से भी आगे हो गई है। भारत की 8.4% ग्रोथ के मुकाबले चीन में 5.2%, अमेरिका में 3.1% ग्रोथ रही। IMF जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से बेहतर ग्रोथ भारत की होगी और इस जोरदार ग्रोथ का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। पिछली जीडीपी पर नजर डालें तो पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% थी। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही। भारत की तीसरी तिमाही का जीडीपी 8.4% रहा। भारत की ग्रोथ के मुकाबले अमेरिका, चीन भी पीछे हो गए। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पीएम मोदी ने हाल ही में लोकसभा में अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यूपीए के टाइम में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर आई थी। विपक्ष को देश की तरक्की बच नहीं रही है। अब जबकि जीडीपी के आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं, तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी आम चुनाव में इस आंकड़े को उठाने वाले हैं। देश की तरक्की का फायदा देश के साथ साथ सत्तारूढ़ बीजेपी को भी मिलना तय माना जा रहा है। उधर पिछले कुछ समय से विपक्षी नेता देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा रही है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जोरदार ग्रोथ ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे दी है।
वैसे तो देश में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है, लेकिन इसके बाद उद्योग जगत, सेवा क्षेत्र और खनन का नंबर आता है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। अर्थव्यवस्था में आई ग्रोथ से बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी को मिल गया अमोघ अस्त्र, लाभार्थी से लेकर जीडीपी, बीजेपी के तरकश में कई तीर। विपक्ष अब बैकफुट पर। पिछले 10 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी के लिए ये किसी बूस्टर से कम नहीं है। दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत के बनने के बाद से ही बीजेपी विपक्ष पर हमलावर थी। अब उनके पास मौका भी आ गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2022 में राहुल गांधी से कहा था कि भारत अगले साल 5% जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज कर ले तो खुशकिस्मत होगा, लेकिन उनके अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था में पहुंच गई है। राजन मोदी सरकार की अर्थनीति के कट्टर आलोचकों में रहे हैं, लेकिन तीसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े से उन्हें निश्चित तौर पर करारा जवाब मिला है। उधर आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की लगातार आलोचना करने वाले विपक्षी दल अब बैकफुट पर आ जाएंगे। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, वो आर्थिक मोर्चे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर थे, खासकर रोजगार की बात को लेकर। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, निश्चित तौर पर उसका फायदा रोजगार के मोर्चे पर भी मिलने वाला है। अगर रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो सरकार के पास उन आंकड़ों से विपक्ष को जवाब देने का मौका रहेगा। कुल मिलाकर नए जीडीपी आंकड़े आने के बाद बीजेपी के पास लाभार्थियों के साथ साथ अब उसके पास मजबूत आर्थिक आंकड़ा भी मिल गया है। यानी बीजेपी अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई योजनाओं के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो मई में आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इस मजबूत आंकड़ों का फायदा जरूर लेना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। निश्चित तौर पर देखिए, जीडीपी एट 8.4 जिक्र करते हुए भी, बात करते हुए भी, उस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद भी और उस चर्चा में आने के बाद भी वाकई में खुशी होगी। और इसलिए होगी क्योंकि बात भारतीय अर्थव्यवस्था की हो रही है। आज हमारे देश की जब ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, निश्चित तौर पर वो जो एक प्लान है गवर्नमेंट का कि हम 2047 तक एक बहुत विकसित देश की एक कल्पना को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है उस दृष्टि से, क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए ये भी है कि किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, कितना वर्कआउट इस पर किया गया है। आने वाले समय में जिस तरह से अभी जो 8.4 का जो रेशियो आया, इसको लेके वाकई में धीरे धीरे और कितनी चीज़ें हो पाएंगी। प्लस इसके साथ यदि राजनीतिक रूप से देखें तो क्यों ना इसे पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि माना जाए। हो सकता है मेरी इस बात से जो विपक्ष होगा उन्हें ऐसा शायद लगे कि क्यों पीएम मोदी की सराहना। बात पीएम मोदी की सराहना की नहीं है, बात देश की इकोनॉमी की है। यदि पिछले पहली तिमाही से दूसरी तिमाही से आज तीसरे पे हम यदि इतना बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ी है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उनका नजरिया काम करता है, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं, इसलिए उसका क्रेडिट जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरा देश है उसमें इन्वॉल्व है, तो किसी एक को क्रेडिट की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें इसका फायदा क्या बीजेपी को सीधा सीधा मिलेगा, इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पक्ष रखने के लिए यूपी से गौरव राजावत हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीसीसीआई यानी भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पक्ष रखने के लिए अजय देवनानी जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं यानी इकोनॉमिक्स हैं सीए अक्षत पारख। अक्षत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से प्रज्ञान भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। प्रज्ञान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय देवनानी जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि बात इकोनॉमी की हो रही है और मुझे लगता है आज ये जो रेशियो हमने देखा, ये जो ग्रोथ हमें मिली है, निश्चित तौर पर एक हम 2047 जो एक पीएम मोदी को लगता है कि वहाँ तक हम बहुत विकसित होंगे। बहुत सारे हम कंट्रीज़ को यदि लेकर चलें तो ये बात बिल्कुल सच है
कि अनुमान होता है, वैश्विक मंदी की बात होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर ये चीज़ें लगती हैं कि आने वाले समय में होंगी, कई डिस्कशंस में आता है, लेकिन भारत जो है वो लगातार अपनी मजबूती के साथ जिस इकोनॉमी की तरह बढ़ा है और लगातार जो ग्रोथ बढ़ रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? और ये 8.4 का जो रेशियो आया, ये कितना फ़ायदेमंद आने वाले समय में? सभी को मेरा नमस्कार। और आज की बात स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि आपसे कुछ दिनों पहले मैं आपके चैनल पे ही श्वेत पत्र एक आया था लोकसभा में, उसकी डिबेट में भी यहाँ बैठा था। तो एक कंपैरिजन था लास्ट गवर्नमेंट का और 2014 के बाद आज तक ये गवर्नमेंट का। उसमें मैंने कहीं ना कहीं एलाबोरेट किया था कि इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने हैं उसकी ग्रोथ के, क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज क्रैश हो रही हैं कहीं ना कहीं हम देखें। और उस वक्त उसमें 2 साल कोविड के भी थे, तो कोविड के बाद हम लगातार हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रही। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम श्रेय देंगे फिनांस मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो बिजनेस इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया। कहीं ना कहीं एक तरफ जब हम देखें ग्लोबल लीडर्स जो हम कहेंगे वो क्रैश हो रहे हैं और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं, और जैसे मैं एक MSME का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो लगभग 7 से 8 करोड़ हैं इस देश में, और 30 लाख लगभग जॉब जनरेट करते हैं। देश का 30% जो है जॉब जनरेट करते हैं। तो उस सेक्शन को भी मुद्रा योजना जैसे के माध्यम से, या राज्यों में चल रही मुख्यमंत्री उद्योग योजना के माध्यम से लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मोटिवेट किया है। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट जाता है। और जैसे हमने देखा कि जैसे अभी डॉक्टर रघुराम राजन ने बोला कि आंकड़े कम आ सकते हैं, लेकिन लगातार GST आया, उस वक्त भी देश में स्वागत किया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए मोदी गवर्नमेंट ने और वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सही निकले। और MSME वर्ग का जो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि एग्रीकल्चर के बाद माइनिंग सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और मैं मानूंगा कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं मोदी 1 गवर्नमेंट या 2 गवर्नमेंट को ये कहा जाता था कि इकोनॉमी में इनका थोड़ा सा रोल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूव किया है कि इकोनॉमी जहाँ एक तरफ दुनिया की क्रैश हो रही है और ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए खुद स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आके यहाँ देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लगातार ये आंकड़े देखिए। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, लगातार ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और मतलब इसका मतलब देश में, मतलब ये बात कहीं ना कहीं जो है कि ये है कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात सामने दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। अक्षत जी, एक सवाल आपसे भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे लगता है इकोनॉमी पे बात पहले शुरू हुई है, हम उसी पर जाएं। राजनीतिक पक्ष के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। मुझे लगता है 8.4 का जो रेशियो है, और निश्चित तौर पर जैसा अभी अजय जी भी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला क्योंकि उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक चीज़ों को समझा है। रिसर्च होता है, और कृषि के बाद जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, माइनिंग की बात कर लें, हम यहाँ पर रोजगार बढ़ने की बात आई है। निश्चित तौर पर जहाँ रोजगार की बात आती है, बेरोजगारी हटने की बात आती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए हो जाता है। तमाम जो विपक्ष हैं राजनीतिक रूप से बड़े कहते हैं ना कि महंगाई को लेकर और बेरोजगारी, ये मुद्दा बहुत बड़ा हमेशा से रहा है। हर इलेक्शन में देश का ही बड़ा मुद्दा है ये, इसको किसी ने नकारा नहीं। तो लगता है कि आज यदि इस फील्ड में जाकर रोजगार मिल रहा है तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट इसको करा पाएगी या हो पाएगा, और कितना सफल होगा ये? जी मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो 8.4% हम GDP अचीव कर पाए हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है हमारे देश के लिए, और सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि जिस तरफ दूसरी कंट्रीज़ हैं जो बड़े वर्ल्ड इकनॉमीज़ हैं वहाँ रिसेशंस हो रहे हैं। हम UK देख लें, हम जापान देख लें, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा रही है। वहीं हमारे इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक बिजनेस इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। रही बात जैसे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अभी जो हमारा एक बजट सत्र हुआ है उसमें सरकार ने कहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने एलोकेट कर दिया है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा तो एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां डेवलप हम कर पाएंगे। और जिस तरीके का भी स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो चुका है, तो आज जब एक कॉलेज का बच्चा पढ़ाई करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं एक स्किल्स डेवलप करूं ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिले, बल्कि वो सोचता है मैं कैसे आगे जाके खुद का एक बिजनेस सेटअप करूं और मैं और लोगों को जॉब्स दे सकूं। तो जिस तरीके से अब माइंडसेट है लोगों का, अब एक बिजनेस इकोसिस्टम है, बैंक्स की तरफ से अच्छी स्कीम्स आ रही है जिसके अंदर छोटे बिजनेसमैन को भी
कम कोलैटरल के ऊपर बड़े लेवल पे फाइनेंसिंग की जा रही है, जो कि लॉन्ग रन में हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर नहीं कहूँगा मैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है रादर देन हम इसे एक्सपेंडिचर कहें। बिल्कुल, चलिए ठीक है। गौरव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो। गौरव जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। गौरव जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ा आज सेलिब्रेशन वाला दिन हो गया। निश्चित तौर पर सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जहां देश की बात आती है तो सभी इसकी सराहना भी करेंगे। लेकिन अब जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ेंगी, लेकिन इसलिए क्योंकि इलेक्शन है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन जिस तरीके से हम बढ़े हैं, जिस तरीके से इसको वर्कआउट किया है, 10 साल का एक सफर रहा है, उसके बाद आज यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, रोजगार को बढ़ाने की बात हो रही है, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। उसको बना के रखना, और 2047 का जो सपना है अभी भी विकसित होने का, और मतलब कहते हैं ना 5 से हमको तो थर्ड उस पर आना है। और देखिए वो आने वाला समय गॉड नोज कि हम कहाँ पहुंच जाएं, हमारा कंपैरिजन कहाँ होगा जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। तो इसको लेके जाना और ऐसे ही चला लेना, ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा आने वाले समय में। देखिए, मैं पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस देश की जनता ने भरोसा जताया था 14 में, भरोसा जताया था 19 में, और भरोसा जता रही है जनता फिर इस लोकसभा चुनाव में। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सेलिब्रेशन का माहौल है, मैं कह रहा हूं भारत की जनता के लिए सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। वो 140 करोड़ लोग जिन्होंने मजबूत कंधों को जिम्मेदारी दी, हमारे परम आदरणीय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कंधों पर जो जिम्मेदारी दी, उन्होंने बखूबी निभाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस समय हम 2014 में चुनाव में जब आए थे, तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार था 303 अरब डॉलर था, और आज 2014 में मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार 617 करोड़ अरब डॉलर है। लेकिन आप देखिए, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात आप करती हैं, वह 2014 में हम 142वें स्थान पर थे, लेकिन 2024 में आज हम 63वें स्थान पर हैं। देश के लिए गौरव की बात हो सकी है। लेकिन आप उसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम राजनीतिक पक्ष में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के ओर अग्रसर हैं, और प्रमाणिकता के जिम्मेदारी के साथ, पूरी प्रमाणिकता में साथ ये मैं जो बोल रहा हूँ कि हर विषय को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। हम 4 जातियों को उत्थान जब तक नहीं करेंगे, भारत परम वैभव तक नहीं पहुंच सकता। और भारत माता को विश्व गुरु बनाना, ये हमारे लिए सबसे पहला प्रथम काम है, क्योंकि हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रीय नीति के लिए राजनीति करते हैं। हम कहते हैं, मेरे दोस्त सारी पार्टियों के, आदरणीय अर्थशास्त्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी हैं, हम कहते हैं कि पहला स्थान देश का है, दूसरा स्थान पार्टी का है, तीसरा स्थान हमारा है। और इसको, इसी ध्यान वाक्य को लेकर आप देखिए, 2014 में जब देश हमारा आगे बढ़ रहा था, तो हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे, 74 एयरपोर्ट। लेकिन आज 2023 में हमारे पास 149 एयरपोर्ट है। जहां विश्वविद्यालयों में बात करें, शिक्षा की नीति में आए, तो आप देखिए हमारे पास 2014 में 676 हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते हैं। आज 1168 विश्वविद्यालयों के साथ मोदी जी ने वो नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व, आज देश की जनता का भरोसा, देश की जनता की उम्मीद है, देश की जनता का आशीर्वाद और विश्वास किसी पे है तो नरेंद्र भाई मोदी पे है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात रहेगी आगामी चुनाव प्रचार के दौरान, पीएम मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो जो एक नारा चल पड़ा है अब की बार 400 पार, मुझे लगता है इसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। भारत देखिए, इसके बाद आसानी का बात नहीं है, हम हर चीज को चुनौती के रूप में लेते हैं। आप लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन हम आपदा में सेवा के प्रकल्प के माध्यम से चले हैं। हमने कोरोना काल में भी देश की प्रत्येक जनता को वासुदेव कुटुंबकम की भावना पे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी समुदाय विशेष का हो, लेकिन हमने उसी की भावना पे, जहाँ 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन की योजना दी, वहां प्रत्येक भारतीय को वो कोरोना वैक्सीन की डोज जो उनको प्रथम हमने समर्पित थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जहाँ शौचालय की स्थिति, महिलाओं के लिए कितनी श्रम की बात हुआ करती थी हमारे देश के अंदर, कि जब शौचालय थे तो जो 11 और 14 के आंकड़े में 1.1 करोड़ शौचालय हुआ करते थे, आज 11.5 करोड़ शौचालय हैं। आप देखिए मेडिकल कॉलेजों के, जहां हम स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अग्रसर, भारत एक नए आयाम लिख रहा है। सोचिए, मेडिकल कॉलेज 387 हुआ करते थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 140 करोड़ जनता
से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकार पूर्वक कहता हूं कि आपने तो 2014 में हम पे विश्वास किया था, जो 2019 में विश्वास किया था, उस विश्वास को हमने सार्थक किया है। और आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। निश्चित तौर पर जब मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 2 महीने बाद जब गवर्नमेंट बनेगी, तो आप देखिएगा जब उस लोकसभा पर भगवा परचम फहराएगा तो इस देश की जनता राम राज्य की अनुभूति आज कर रही है। लेकिन राम राज्य का पूरा संकल्प और ठीक पूरा है। जितना हमारा गौरव सोच जी, है वो उस दिन विस्तार से बिल्कुल आपके सामने होगी। ये बात और इसको सार्थक बनाने का काम देश की जनता ही करेगी। और वो तो जब नतीजे आएंगे, इलेक्शंस होंगे, तो सारी चीजें मुझे लगता है वो उनके हैंड पर हमने छोड़ दिया। यहाँ तो बात पूर्ण विश्वास है इस देश की जनता जनार्दन पे, लेकिन विपक्ष के साथ बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स, उनकी भी बातें हैं, उनको भी हम सुनेंगे। विपक्ष का पूरा समय 2014 के बाद आज तक और प्रत्येक विधानसभा के विभिन्न राज्यों के चुनाव में विपक्ष ने अपना पूरा समय सिर्फ गलतियां खोजने पे निकाल दिया। कभी विकास में साथ नहीं दिया, कभी देश की रफ्तार में हमारे साथ खड़े नहीं हुए। चलिए ठीक है गौरव जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मुझे इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरे एक मेहमान है, उनकी बात आ जाने दीजिए। मैं 1 सेकंड और ले रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं देश की जनता और विपक्ष के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, भारत परम वैभव तक पहुंच रहा है। आज सब लोग आइए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। चलिए ठीक है। अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? हाँ अब आ रही है। अभिषेक जी, मैं एक सवाल बस करूंगी। सबसे पहले तो हम जिस आज ग्रोथ की रफ्तार से चले हैं, आज जहां पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहती हूं। जी राखी जी, मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया आपको बिल्कुल उस पर दूंगा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ अगर किसी को गलत। हाल ही देश में घटना घटी, 2 हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो भी वो घटना घटी, उसके लिए बेहद मन दुखी है। मैं अपने पहले ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज भगवान से उनके लिए ये आप प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। ये मेरी छोटी सी निवेदन था। जी आप एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे, आपने क्या पूछा था उस समय? अभिषेक जी, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले मुझे तो ये प्रतिक्रिया आपकी चाहिए थी कि आज हम 8.4 जिस परसेंटेज पे पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पर वैश्विक मंदी की मैं बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आर्थिक रूप से देखें तो वो संकट है कि कब की कौन सी चीजें होंगी, लेकिन हमारा जो भारत देश है वो लगातार ग्रोथ पर है। और आज उसी का एक बानगी हम देख रहे हैं जो लगातार ये हुआ है। कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट मोदी सरकार को जाता हुआ दिखता है, और क्यों नहीं जाना चाहिए। बीजेपी साफ तौर पर, अभी अब आपने यदि सुनी होगी गौरव जी की बात, तो उन्होंने इस चीज को कहा भी है। जी राखी जी, मैंने गौरव जी की बात बहुत संक्षेप में सुनी और बहुत ध्यान से उनकी बात को सुना। देखिए आपने कहा देश हित की बात है, देश हित के लिए बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ छोटे से आंकड़े बताना चाहूंगा। अगर आप मेरे आंकड़े अगर सुने तो मैं 2014 तक की बात करूंगा, आगे तक की भी बात करूंगा, और पीछे जो मैं बात करूंगा 2004 से लेके बात करूंगा। 2004 में अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो 7.92 थी, 2005 में भी 7.92 रही है, 2006 में आज 8.6 पहुंची है। ये बढ़ोतरी धीरे धीरे बढ़ती गई है और 2010 में 8.5 गई है। बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी पीछे समय में भी हुई है और आज भी हुई है। ये अच्छी बात है कि आज भी बढ़ोतरी हो रही है और पहले भी हुई थी। उसी तरफ दूसरी तरफ देखिए, जैसे अभी गौरव भाई ने बातें कही कि देश में 3 जातियां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक देश में जाति जो आपने बताई युवाओं की, उसमें 25 साल से कम उम्र की मैं बात कर रहा हूं, जो ग्रेजुएट है 42.3 लोग जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं इस देश में। हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूं और ये प्रेजेंट की बातें हैं। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था बड़ी है, बहुत अच्छी बात है और मैं बधाई भी देता हूं उसके लिए कि भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप देखिए ये करंट का डेटा है जिसमें हमारे देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है। मैं कहता हूं अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ ही जो कर्ज जो बढ़ रहा है हमारे देश पर, ये कब खत्म होगा? मेरा एक सवाल ही गौरव भाई से है। दूसरी चीज मैं बात कहता हूं, मैं देखिए किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं तो मैं युवाओं की बात ज्यादा करूंगा। इतने सारे युवा आज बेरोजगार हैं, न जाने कितने सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी के चलते वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। नौकरियां सरकारी निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। इन सभी के चलते देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? अगर ये सिलसिला चलता आ रहा है, देखिए देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बहुत खुशी की बात है, इसके लिए कहता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाकी चीजों को किस तरीके से देखा जाए ये मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, नो डाउट, ठीक है, गौरव भाई ने कहा, हमने उसको बिल्कुल मैं मान रहा हूं, अग्री भी कर रहा हूं,
लेकिन ये जो नंबर बताया मुझे, ये नंबर पिछले कई समय में पहले भी चला है। ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये पहले भी नंबर आंकड़ा पार कर चुका है, इसके करीब भी आया बहुत समय, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन पिछली जो चीजें जो कमियां हैं उन पर हम क्यों नजरअंदाज उनको हम कर देते हैं। ये एक चुनाव का समय है तो एकदम से ये चीज हाइक हुई, ठीक है, लेकिन जो बीती जो पुरानी चीजें, जो बाकी की चीजें, उन पर क्यों हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे भी भाई ने बताया 3 जातियों में महिलाओं के लिए, मैंने शुरू में भी एक बात कही कि कानपुर के बारे में जो मैंने बातें कही, वहां भी ये घटना इस तरीके की होती है, तो देश में इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं जाता। एक बात है अभिषेक जी, बहुत छोटा सा सवाल है। जैसा कि आप रोजगार की बात कर रहे थे, मैंने बहुत शुरुआत में ही अपनी चर्चा में बोला था कि बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, ये शुरू से ही किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश के लिए। मुझे लगता है युवाओं के लिए, और जहां तक रोजगार की बात है, बिल्कुल सोचा जाना चाहिए, क्योंकि जब रोजगार होगा, तमाम चीजें होंगी, तो निश्चित तौर पर आदमी उस चीज को निकाल के लेके जाएगा। हमने बहुत सारा ऐसा समय देखा, हमने कोविड भी देखा है, उस टाइम पे कितना स्ट्रेस में लोग थे, कितने लोगों की जॉब्स गई थी, कितनी चीजें गई थी। लेकिन ओवरऑल आज यदि हमारी ग्रोथ बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमें अपने देश के लिए गौरवान्वित होना चाहिए, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन ये बात भी है कि जिस तरह से आज हम 8.4 पर पहुंचे हैं, तो कृषि के अलावा, कृषि को यदि हम एक तरफ रखें, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में रोजगार के जो अवसर इससे बढ़ेंगे, उसको किस तरह से करा जाएगा, ये आने वाले समय की चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी क्या कम नहीं होगी? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? हम इस दृष्टि से भी सोचें। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं तो चाहता हूं कि इस देश के सभी युवाओं को रोजगार मिले। हमने कभी मना थोड़ी ना करा कि युवाओं को रोजगार मत दो। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि आप रोजगार दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जितने भी युवा बैठे हैं उनको आप रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही तो बयान था कि युवा तो पकौड़े तलेगा, तो युवा कहाँ जाएगा फिर। मैं आत्मनिर्भर होना देश की तरक्की और स्वयं के लिए कुछ करना, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है ये जो सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ की बात हो रही है या जॉब्स की बात हो रही है, ये बहुत अलग चीज़ है। हो सकता है, देखिए, बहुत सारे पुराने समय में भी, मुझे तो लगता है प्रेजेंट में भी बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है व्यक्ति, पर उसके पास जॉब नहीं है। एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, परेशान होता है। लेकिन उस दृष्टि से यदि हमें आज कोई एक ऑप्शन मिलता है, या हमारी एक उम्मीद जागती है कि नहीं, हम इस जगह पे बढ़े हैं और हमें कुछ मिलेगा, तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ है वो। आप कह रहे हैं पकोड़े तलने वाली बात, मुझे लगी रही थी ये बात ज़रूर इस चर्चा में निकलेगी, लेकिन हम जिस दृष्टि से अब बढ़ रहे हैं, हमको थोड़ा सा उसको पॉजिटिव लेना होगा। बाकी अच्छी बात है, देखिए, इलेक्शन है, कितना इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये बात की बात है, क्योंकि सब कुछ जनता के हाथ में, वो किसी के भी हाथ में नहीं। वो जनता सोच रही है कैसा क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए वापस आऊँगी। परमिंदर जी, आवाज़ पहुँच रही है? परमिंदर जी, आपकी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया। मैं इस पर यही कहना चाहूंगी राखी जी कि ये जो हमारी करंट सत्ता पक्ष है, वो एक मल्टी फैसेटेड लड़ाई लड़ रहा है। वो केवल पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये सामाजिक है, ये धार्मिक है, ये आर्थिक है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। जब सदन में 400 पार का नारा दिया जाता है, जिसके पीछे कोई आंकड़े नहीं है, कोई पर एक माहौल क्रिएट करना, एक नैरेटिव क्रिएट करना, तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगी, जो वो खुद की मानती है कि वो एक नैरेटिव क्रिएट कर देती है। उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके पीछे क्या सपोर्टिंग डेटा है उनके पास, तो मैं इसको सरासर भ्रामक मानती हूँ। ये जीडीपी की बात हो रही है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 2 बच्चों के 10 और 10 आता है, 10 on 10, एक बच्चे का 0 आता है, एक का 1 आता है, एक का 2 आता है। आप कुल मिला के बोलेंगे कि 23-24 नंबर आए, पर क्या उन 23-24 नंबरों में 5 बच्चों का योगदान बराबर था? इन 2 बच्चों की वजह से ही टोटल नंबर बढ़ गया। वैसे ही जीडीपी है, केवल 5% जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो टैक्सेस पे कर रहा है, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, वही ग्रो कर रहा है, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो ये कैसी ग्रोथ है? ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जो कि आगे बढ़ रही है कुछ डब्बों को लेकर, और बाकी डब्बे या तो डीरेल्ड हैं या अपनी ग्रोथ के इंतजार में पटरियों पर बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ ये जो असमानता हमारे समाज में आई है, ये जो एक ग्रोथ मॉडल प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत ही इनकरेक्ट और बहुत ही
अमर्त्य सेन की किताब थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी है जैसे टाट पर रेशम के पैबंद लगे हुए हैं। तो जो हम वी शुड बी प्राउड ऑफ, हम बहुत खुश हैं कि हमारी मार्केट अच्छा कर रही है, उनमें उछाल है, कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। पर आप सोचिए 80 करोड़ जनसंख्या, 67% ऑफ द पॉपुलेशन को जब हमें फ्री अनाज देना पड़ रहा है, तो गरीबी कम कैसे हुई है? आप अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कि जीएसटी कलेक्शन 13.5% बढ़ा है, इंपोर्ट की कलेक्शन 8.5% बढ़ी है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? जो हम सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स। तो सामान तो गरीब भी खरीद रहा है, अमीर भी खरीद रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया है, जो आमदनी जिनकी बढ़ रही है उन पे टैक्स कम किया जा रहा है। गरीब की कमर तोड़ी जा रही है, वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो अभी जैसे कंजम्पशन रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसमें कहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, हेल्थ बढ़ा है, एजुकेशन। मुझे ये कहना है कि लोगों को जब अनाज फ्री में दिया जा रहा है, लोग आज जूझ रहे हैं अपनी आय में, कैसे वो समाये सारे खर्चों को। अभी हमारी इकोनॉमिस्ट ने बहुत अच्छी बात की, एमएसएमई। अरे भाई, एमएसएमई का हाल क्या है पैंडेमिक के बाद? 80% एमएसएमई को सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। कितनी बेरोजगारी हुई, कितनी एमएसएमई बंद हो चुकी हैं, उसकी बात कौन कर रहा है? आपने बात की, एक और मुद्दा उठाया था उन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बट द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि हम लोग पैसा खर्च रहे हैं पर उससे इनफ रोजगार जनरेट नहीं हो रहे। सारा कुछ मशीनीकरण की वजह से मशीनों पे ज्यादा खर्चा हो रहा है और रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रही है। देखिए, एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है, सभी बड़े खुश हो रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, पर जो इन आंकड़ों के पीछे सच्चाई है, देखिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में 36 वोटों को गिनती करने में अगर सरकार ने हेरफेर कर दी, तो ये करोड़ों की जो आंकड़ों के साथ तो वो क्या कर देंगे, किसी को क्या पता। तो जो टॉप इकोनॉमिस्ट हमारी कंट्री के हैं, वो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि किस मेथोडोलॉजी से इसको कैलकुलेट किया गया है, कौन सा बेसिस लिया गया है, पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है, सर्वे का मेथड क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, ये बहुत ही इकोनॉमिक मुद्दा है, इसको बहुत लाइटली नहीं लिया बिल्कुल। जा देखिए, सकता। विपक्ष है, आपका सवाल बिल्कुल जायज हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है आंकड़ों में एक पर्टिकुलर हम इतना ही ग्रोथ क्यों दिखाएंगे? मान लीजिए मैं इस बात पे चले भी जाऊं परमिंदर जी, हो सकता है इसमें भी कोई हेरफेर हो, जैसा कि आपने संभावना जताई या होता है, लेकिन ये इस वक्त पे ही होगा या उसका एक रेशियो इतना ही क्यों निकला है? उसमें यदि रोजगार की बात हो रही है तो उसको कैसे दे पाएंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। राखी जी, रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार दी जाएगी, रोजगार जनरेट होने क्या है, ये भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में 16% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं कि $2 से कम अगर प्रति व्यक्ति आय होगी तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो होगा। सरकार ने एक नया मापदंड निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और देखिए वो उसको गरीबी को मापने के मापदंड ही बदल दे रही है सरकार। तो फुल मेजॉरिटी में कुछ भी करे, तो मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हूँ और मैं पूरी शिद्दत के साथ कह सकती हूँ कि ये सारे आंकड़े भ्रामक हैं और एक चुनावी माहौल में इकोनॉमिक्स का तड़का लगा दिया गया है और जीडीपी का ग्रोथ फिगर दे दिया गया है। देखिए, अजीम प्रेमजी की एक रिपोर्ट आई है अभी, जिसमें बोला गया है कि 2017 से लेकर अभी तक जो हमारी लेबर फोर्स है उनकी आय में कोई रियल वेजेस हैव नॉट इंक्रीज। महंगाई की वजह से बढ़ोतरी हो सकती है पर रियल वेजेस बढ़े नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अलग है, नेशनल लेवल पे अलग है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पर ये जरूर कहूंगी कि एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन से पहले कि ऑल इज वेल। ठीक है परमिंदर जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को ऑल इज वेल जैसा लग रहा था, बीजेपी को तो लग ही रहा होगा। खैर ठीक है, इससे इतर एक बात आई मेरे जहन में, जैसा कि आपने क्वेश्चन रेज किया कि ये एक भ्रामक आंकड़े हो सकते हैं। देखिए, अमूमन ये होता है कि चर्चा में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी संस्था को बहुत ज़्यादा नाम लें या कोई बात करें, बट मुझे लगता है आईएमएफ की चीज़ें पहले भी आई हैं, अभी भी आई हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं, तो किसी को हम एकदम डिनाई कर दें या कह दें कि नहीं इसने सब कुछ गलत ही रख दिया है, ये भी मुझे लगता है कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। पर ठीक है, क्योंकि विपक्ष है और आपने कहा कि आप तो इकोनॉमी पढ़े हुए हैं,
तो मुझे लगता है ठीक है, वो आपके नज़रिए से आपकी बात को मैं क्रॉस नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा हाँ, मुझे इस बात पे थोड़ा सा लग रहा है सवाल, कहीं ना कहीं आपत्ति है कि हम क्रॉस ना करें किसी सर्वे को। आईएमएफ ने ही कहा है कि जीडीपी की जितनी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ ठीक जीडीपी है उतनी ही हमारा लोन होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। चलिए ठीक है परमिंदर जी, दबा दी। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। प्रज्ञान जी, सभी लोगों को आपने सुना, 8.4 की बात भी यहाँ पर हो रही है जहाँ हम पहुँचे हैं। एक आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छा देखने की बात हो रही है, 2047 की परिकल्पना हो रही है, और इन सबके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में रोजगार की बात हो रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा में बीच में पकौड़े तलने वाली बात भी आ ही गई। मैं ओवरऑल आपका व्यू चाहती हूँ, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? राखी, 45 मिनट सुनने के बाद मुझे सबसे पहले आपको धन्यवाद देना है कि चलिए, मतलब मुझे बिठाया गया है तो शायद मुझे बोलने का मौका मिल जाए। आई एम वेरी अपसेट विद दिस, बट कांग्रेस की पहले बात करूं। कांग्रेस ने प्रवक्ता जो है उन्होंने यूपी में रेप और मर्डर की बात की, उनको संदेश खाली याद नहीं आया। ठीक, आपकी जो प्रवक्ता है वो आईएमएफ की एक डेटा को करेक्ट मान रही है, दूसरे डेटा को वो गलत मान रही है। तो ये पॉलिटिकल गेम जो ये खेल रहे हैं, इनको पता है कि ये जो 8.4 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है थर्ड क्वार्टर का, मैं इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, थोड़ा कुछ दिन ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया हूं। आपकी प्रवक्ता ज्यादा पढ़ी है इकोनॉमिक्स, मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं। ये थोड़ा ग्रोथ रेट की बात है। ये ग्रोथ रेट नेक्स्ट क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें और बढ़ेगा, और ये बहुत राइट टाइम में ये ग्रोथ आया है। और इनवेरिएबली प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टी इसका फायदा उठाएगी, वो चारों तरफ गाना गाएंगे और ये लोग फिर वही गलती, पॉलिटिकल गलती करेंगे। मैं 2 मिनट और लूंगा। ये ग्रोथ क्यों हुआ है? जैसे इन्होंने कहा जीएसटी बढ़ रहा है, आप खरीद रहे हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं शर्ट का जीएसटी आप खरीदेंगे कुछ, मैं खरीदूंगा कुछ, कोई और खरीदेगा कुछ। तो ये जो इलिटरेसी है ना, फाइनेंशियल इलिटरेसी, या चश्मा बदल के देखना, जैसे रघुराम राजन ने कहा था किसी भी हालत में 5 मैन्युफैक्चरिंग 5% नहीं पहुंच सकता, आज वो खुद झूठे साबित हो गए। अब आप देखिए इंडिया की ग्रोथ रेट का, आज इंडिया 5th है इकोनॉमी, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। 4.2 से थोड़ा सा ज्यादा है जापान का, और 4.29 है जर्मनी का। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर आते आते शायद इंडिया 4th इकोनॉमी बन जाए। ये क्यों आया? आपका कैपेक्स बढ़ा है। कैपेक्स मतलब बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को आप लोग बुलाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में जिसको कहते हैं, वो बढ़ा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, सर्विस सेक्टर का आपका ग्रोथ हुआ है, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, ये दिख रहा है। और कोई भी पार्टी इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी, इस चीज को पॉलिटिकली भुनाएगी नहीं। जिनके पास नहीं है वो नहीं भुना सकते, इनके पास है ये भुनाएंगे। और सही समय डेटा आया है, और ये डेटा का भी थर्ड क्वार्टर है ना, डेटा इसी समय आना था, और जब इलेक्शन चल रहा होगा तब 4th क्वार्टर का डेटा आएगा। सबसे मजेदार कहानी यही है, तो वो भी इनको फायदा देगा। चलिए, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं बीजेपी का ये प्लस है। ऑफ कोर्स, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, अगर उसमें इकोनॉमिक ग्रो करती है, आपकी दुनिया में पहचान आपकी इकोनॉमी की वजह से होती है। आप अगर 10वें 12वें 20वें नंबर पे आपकी इकोनॉमी, आज पाकिस्तान जहां जाता है उससे मिलता नहीं कोई, उसके लोगों को दुत्कारा जाता है, उसके पॉलिटिकल लीडर्स की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके इकोनॉमी कहीं नहीं है। आपकी इकोनॉमी अच्छी है, एक आदमी उसी इकोनॉमी के बेसिस पे दुनिया भर में जाके अपना पॉलिटिकल गेम सही ढंग से प्ले कर रहा है, उसमें आपके नेशनल प्राइड भी है, देश को फायदा भी हो रहा है। तो क्यों ना पॉलिटिकली उसको भुनाया जाए? मैं होता तो भी भुनाता। ये जो 2 लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे, इनके लीडर भी होते तो भी भुनाते। पूछ सकती हूँ सर आपसे एक सवाल? अगर वाकई हमारी इतनी इकोनॉमी ग्रो करी है, इतनी वेलफेयर स्कीम, मतलब 68% पॉपुलेशन को, 67% को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा है?
आप मुझसे पूछ रहे, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, जो बैठे हैं नहीं, वो आप- देंगे। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पूछ की रहे बात कर तो रहे हैं। मैं आपको एक काउंटर सवाल करूं। आपकी इकोनॉमी तो हम लोगों ने सबने देख लिया ना आपकी। मैं दिल्ली में, नोएडा में रहता हूं, तो मुझे आपकी इकोनॉमी, आपके अरविंद की इकोनॉमी भी दिखती है, संजय सिंह की इकोनॉमी भी दिखती है, मुझे मनीष सिसोदिया की इकोनॉमी दिखती है। और आप लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना, सुनिए, डू यू नो पंजाब में, पंजाब का जो टोटल बोरोइंग है 3.87 लाख करोड़ का है। कल ही हमारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है विधानसभा में दिल्ली की, और काफी आंकड़े, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो वो आंकड़े भी आप देखिए, काफी वेलकमिंग है और इनकरेजिंग है। चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं लग रही थी कि आज की चर्चा में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि विपक्ष जो है उस पर कुछ ऐसी चीज़ें रखेगा। लेकिन ठीक है, देखिए सबके अपने व्यूज़ हैं। एक मौका जो हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, एक बार मैं चाहता हूँ कि उनके विषय पर एक बार बात हो जाए। हाँ, गौरव जी आप बोल रहे हैं? जी जी मैम। हाँ गौरव जी, लीजिए अपना सवाल। जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि ये भ्रामक है। देखिए, आपको तो जनता का जनादेश भी भ्रामक लगता है। जनता जो जनादेश देती है वो भी आपको भ्रामक लगता है। और मैं परविंदर जी से एक बात कह रहा हूँ कि आपको वो भी भ्रामक लगता है। गौरव जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी यहाँ पर। एक चुनी हुई सरकार को हिमाचल प्रदेश में कैसे गिराने की कोशिश की जाती है, झारखंड में कैसे की जाती है, तो ये सब अब जनादेश की बात करते हैं। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। जी जरूर, आप मुझसे उम्र में बड़ी होंगी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ। जी जरूर, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ। आपने कहा कि सरकार गिराने की बात कही, तो आप जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी पैदा हुई वो आंदोलन कांग्रेस हटाओ के नाम पे था। आपने आज उन्हीं से अपना गठबंधन किया है, और ये गठबंधन जो है ना, वो गठबंधन वो आज किसी प्रदेश में आपका पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, किसी में नहीं है, ये जनता देख रही है। आप इसको अपने आप को जस्टिफाई ना करें। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, जरा उनको देखें कि उनके उप मुख्यमंत्री से लेकर थोड़ा सा जवाब देती हूँ। भाजपा ने कांग्रेस, परविंदर जी मैं आपका जवाब सुन लूंगा, इतनी ज्यादा अति उत्साह में ना है, एक बार सुन ले। ठीक है गौरव जी, थोड़ा जल्दी से सुन रहा हूँ। हाँ जल्दी बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो ये, और दूसरा, आप जरा पंजाब की स्थिति जाके देखेंगे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है और महिलाओं के उत्पीड़न की क्या स्थिति है। और सुनिए, इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनादेश भारत की जनता का था, उस जनादेश का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को, जो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, ठीक है गौरव जी, मैं बीच में रोकूंगी आपका, उसको पूर्ति कर रहे हैं। अभिषेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे दोनों मेहमानों की बात आ जाने दीजिए। लोगों से हाथ मिला रही है ना, आज उन्होंने इस देश को 2G स्पेक्ट्रम दिया है, उन्होंने कोयला घोटाला दिया है, उन्होंने बोफोर्स घोटाला दिया है, इस देश को गर्द में डालने का काम किया है। उन्होंने हमें गिफ्ट में 2014 के अंदर 80 करोड़ इसी बात का जवाब देती हूँ। भाजपा को अगर इतना कांग्रेसियों से परहेज है, अगर वो इतने ही मतलब कि करप्ट हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, आज कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है। कमल फूल में हाथ छाप दिखाई दे रहा है। सारे कांग्रेसियों अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस को दोनों तरफ से आप बीच में लेकर आए हैं। अभिषेक जी की बात होने दीजिए प्लीज। जनता को आंदोलन के नाम पर और सत्ता के सुख को भोगने के लिए हाँ बोलिए, वो बोलते रहेंगे, आप बोलिए अभिषेक जी, आपको सुन पा रही हूं। 10 सेकंड लूंगा। देखिए, पहले प्रज्ञान जी ने एक बात कही, संदेश खाली की बात कही। मुझे लगता है संदेश खाली डिबेट पर हम दोनों साथ ही बैठे थे। पहली बात तो देखिए, मैंने वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाया था, मैंने कुछ याद नहीं लाया था। मैंने सिर्फ 2 बेचारी मासूम बच्चियों के लिए सिर्फ एक नहीं, आप 2 बेचारी मासूम बच्चियों की बात करते हैं तो आप वो 40-50 औरतों के रेप हुआ उसकी भी बात करिए ना। ये नहीं, मैं काउंटर इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको काउंटर इसलिए कर रहा हूँ, आपने पॉलिटिकल बात की तो आपको दोनों करनी चाहिए। लड़ने नहीं जाती वो लड़की, आज कहाँ है भाई? पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप जब कॉर्नर में हो जाएंगे तो आप मुझे इस तरह से घेरने की कोशिश मत करिए। गौरव जी की बात करें, कहता हूँ गौरव जी भी बात कर रहे थे हिमाचल के ऊपर। आप पॉलिटिकली जो कहना है, मैं इंडिपेंडेंट कहूंगा। अगर आपको 2 बच्चियों की मर्डर दिख रही है तो 45 औरतों का रेप भी दिखना चाहिए। व्यक्तिगत झगड़ा मत करिए, क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ अजय जी आप भी और अक्षत जी आप भी बहुत कम शब्दों में
क्योंकि ये पॉलिटिकल चले गए हैं। और क्या एक सवाल आपसे भी मैं लूंगी दोनों से कि क्या वाकई इसका प्लस बीजेपी को जाएगा? यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, एब्सोल्युटली यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। नहीं, कोई सुनना नहीं है। आप एकदम अपना लफ्ज वापस लीजिए। आज हमने एडवर्स कंडीशन में ग्रोथ करी। ठीक है, प्रज्ञान जी और अभिषेक जी प्लीज। आज हमने मुझे भी इससे मुझे भी इससे कड़वा लफ्ज बोलना आता है, which I don't want to say। देखिए सर, समय दिया मैंने, भरपूर दिया है। दो मेहमान और हैं, सभी लोगों ने मुझे लगता है बहुत बार इस चर्चा में बोला। प्लीज जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं और जो अजय जी भी हमारे साथ जुड़े, प्लीज उनकी प्रतिक्रिया। आज भारत ने जो है बहुत एडवर्स कंडीशन में ये ग्रोथ हासिल करी है और ये जो मैजिक फिगर आया है, तो इस मैजिक फिगर पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार। आज मैंने एक डिबेट में देखा, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कि हम लोग डिफेंस सेक्टर्स के हमारे शेयर्स ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे? पूरी दुनिया को मालूम है कि आज यूएस या इटली या फ्रांस उस चीज़ में लीड करता है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और गो वोकल फॉर लोकल वाली बात करी, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिफेंस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 2-3 साल में हमें उम्मीद है कि हम अपना सिस्टम बनाने के साथ हम दुनिया को इम्पोर्ट करेंगे। तो 2047 के रोड मैप पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये श्वेत पत्र से भी मालूम हुआ, रिपोर्ट कार्ड से मालूम हुआ, और आई एम सो कॉन्फिडेंट इसका बेनिफिट 100% बीजेपी को लोकसभा में बहुत जल्दी मिलेगा। से प्लीज, समय हो गया। मैं एक चीज ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि जो बात कही गई थी कि कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस हो रहा है ये खर्चा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, इनिशियली हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा बिजनेस को। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियल लेवल पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो हम रॉबस्ट ग्रोथ की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं समाज के एक छोटे तबके तक भी जाता है, क्योंकि अगर एक रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो एक छोटा किसान भी अपना उपज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, आगे चीज़ों को लेकर जा सकता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, ये आज हमें एक्सपेंडिचर लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी सरकार कंट्रोल करके समय हो गया है परमिंदर जी, वापस नहीं आ पाऊंगी। सभी लोगों को मैंने भरपूर समय दिया, मुझे लगता है बात भी सबकी पूरी हुई है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस पे और वक्त की जरूरत है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देश के लिए प्राउड मोमेंट है निश्चित तौर पर, और ये भी बहुत साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा बिल्कुल आगामी इलेक्शन में मिल सकता है। रही बात पीएम मोदी की, तो क्यों ना इस उपलब्धि के लिए उनको क्रेडिट दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि एक आकलन होता है, देखिए 10 सालों में हम कितना बढ़े, कितना ग्रो हुआ। अब जिस रोजगार की बात हो रही है उसको किस दिशा में आप ले जाएंगे, इलेक्शन में किस तरह से इन बातों को रखा जाएगा, किस तरह से प्रोवाइड करने की बात होगी, ये धीरे धीरे चीजें आएंगी। अब विपक्ष है तो वो वैसे ही अपने गठबंधन के साथ तैयार है, तो ये विपक्ष की प्लानिंग है कि वो इन बातों को कैसे काट करेगा, क्या चीजों को रखेगा कि लोग उन पर भरोसा करें। फिलहाल जो चीजें सामने आई हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है, सभी की राय से जो समझ में आया। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।